हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, यानी हमें संसद क्यों चाहिए। पिछली क्लास में आप लोगों ने राज्य सरकारों के बारे में पढ़ा था कि राज्य सरकार कैसे बनती है, कैसे काम करती है। इस चैप्टर में हमने संसद के बारे में पढ़ना है जो हमारी केंद्रीय सरकार यानी राष्ट्रीय सरकार को चलाती है। तो हमें भारतीय हैं हम सभी, तो इस बात का हमें गर्व करना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया जिसमें जनता अपने नेता का चुनाव करती है और वो सरकार चलाती है। तो ये प्रक्रिया भारत में शुरू कैसे हुई? बात करें अगर हम इतिहास की, तो अंग्रेजों से आज़ादी लेना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अंग्रेज हम पर अत्याचार करते थे। अंग्रेज भारत के लोगों की बातें सुनते नहीं थे, अपनी नीतियां उन पर बेतहाशा लागू करते थे, चाहे वो नीतियां सही हों गलत हों। अंग्रेज सिर्फ अपना फायदा देखते थे। इस वजह से काफी सारे आंदोलन हुए और अंग्रेजों की इस गलत बात का विरोध किया गया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने एक कानून बनाया 1909 में जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस कानून के तहत ये तय किया गया कि भारत में भी अब चुनी हुई सरकार काम करेगी, यानी भारत में चुनाव होंगे। हालांकि वोट डालने का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जो लोग अंग्रेजों के विश्वास पात्र थे, अंग्रेज जिन पर भरोसा कर सकते थे, केवल वही लोग वोट डाल सकते थे और भारत में अंग्रेजों की ही सरकार चलती रहती थी। सिर्फ एक नाम हो जाता था कि ये चुनी हुई सरकार है, सरकार अंग्रेजों की ही होती थी। उसके बाद संघर्ष बढ़ा और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आजाद होने के बाद भारत का संविधान लिखा गया और संविधान में जो मूल भावना डाली गई वो थी सार्वभौमिक मताधिकार की, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसके अंतर्गत 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति जो अडल्ट यानी वयस्क कहलाते हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ये बात हमारे संविधान में लिखी गई। और 1951 में जब पहले चुनाव हुए भारत में, तो ये बात लागू की गई और सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अब लोगों की सहभागिता संसद में क्यों और कैसे जरूरी है? जब भारत आजाद हुआ और संविधान लिखा गया तो ये कहा गया कि भाई भारत की सरकार इस तरह काम करेगी कि उसके नियमों में हर किसी की सहमति हो। तो इस बात को सोचा गया कि अगर हर व्यक्ति से अगर हम एक एक करके पूछने लगे, ये हर कोई भी निर्णय लेने से पहले आम जनता से राय की जाने लगी तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसका क्या उपाय सोचा जाए? तो उन्होंने सोचा कि भारत में संसद व्यवस्था शुरू की जाएगी और लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। चुनाव अमेरिका में किस तरह होते हैं कि अमेरिका में लोग अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते। हालांकि वह लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पर हर क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर आना जरूरी नहीं है। तो वहां सीधा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जनता अपने राष्ट्रपति को वोट डालती है और राष्ट्रपति अपने मंत्री और सदस्य चुनता है। लेकिन भारत में तय किया गया कि हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर जाएगा और सभी प्रतिनिधि मिल करके सरकार चलाएंगे। तो इस तरह से भारत का लोकतंत्र अलग लोकतंत्र है अमेरिका से। तो इसके लिए एक सदन बनाया गया जिसका नाम था संसद, और संसद के दो भाग हुए, एक था लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा वो संसद का भाग है जिसमें सांसद चुने जाते हैं, यानी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। यही जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। राज्यसभा सरकार नहीं बना सकती। तो बात करें अगर हम लोकसभा की, तो लोकसभा में 543 सीटें निर्धारित की गई, यानी कि भारत को 543 कॉन्स्टिट्यूएंटीज सीटों में बांटा गया और ये बोला गया कि भाई इन इलाकों से चुने गए लोग संसद में जाएंगे और ये संसद में जाने के बाद सरकार बनाएंगे और भारत का नेतृत्व करेंगे। अब सरकार कैसे बने? तो सरकार बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा 50% से ऊपर तय किया गया, यानी कि 543 का आधा होता है 271.5 तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको 272 ये संख्या तय की गई कि इससे ज्यादा
सीटें लाने वाली पार्टी को भारत की सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा। अब चुनाव में यह भी हो सकता है कि किसी भी पार्टी की अकेले इतनी सीटें ना आए, जैसे कि 2009, 2004 के और 1999 के चुनाव में हुआ। तो उस स्थिति में गठबंधन की सरकारें बनाई जाती हैं, यानी कुछ दल मिलकर अपना एक गठजोड़ बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं, जिसकी संख्या 272 या उससे ज्यादा हो। उस स्थिति में वो सरकार चलाते हैं। बाकी बचे हुए सांसद विपक्ष का काम करते हैं। अब बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर संसद में काम करती है, यानी कि राज्यसभा के सांसदों का चुनाव आम जनता द्वारा नहीं किया जाता। हर राज्य के विधायक अपने राज्य में से कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उनकी वोटिंग होती है और वो राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा की कुल संख्या 245 है, जिसमें से 233 लोगों का चुनाव होता है और 12 को हमारे देश के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, चुनते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, इनको भी राज्यसभा का सांसद चुना गया था। अब आते हैं हमारे संसद की कार्यवाही पर। संसद में काम कैसे होता है? तो संसद की कार्यवाही का सबसे मुख्य बिंदु है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इस दौरान जो आम सांसद हैं, जो सरकार का भाग नहीं है, वो सरकार से जानकारी प्राप्त करते हैं, अपने सवाल सरकार से पूछते हैं और सरकार भी उन सांसदों की या प्रत्येक सांसद की कही जाए तो राय लेती है, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो या ना हो। हर सांसद को प्रश्नकाल में अपने सवाल पूछना उसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। विपक्षी दल की भी इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्षी दल सरकार को मनमानी करने से रोकता है, उससे सवाल पूछता है और हर किए गए कार्य का ब्यौरा उससे मांगता है, लेखा जोखा उससे मांगता है कि उसने कोई कानून बनाया, कोई प्रकल्प चलाया तो उसमें कितना खर्चा हुआ, कितना आय सरकार की हुई और उस कानून या उस प्रकल्प से क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ। इन बातों पर चर्चा की जाती है। चर्चा के बाद एक आम सहमति बनती है और आगे कार्य करा जाता है। संसद का दूसरा मुख्य काम है कानून बनाना। कानून कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग चौथे चैप्टर की वीडियो में पढ़ेंगे। अब अंतिम बात ये आती है कि संसद में कौन लोग जा सकते हैं, कौन लोग सांसद बन सकते हैं। तो भारत का संविधान ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने और सांसद बनने का अधिकार है। अगर आप संसद बनना चाहते हैं, संसद भवन में जाना चाहते हैं, तो आपको चुनाव जीतना होगा। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, लिंग, रंग आदि से हो। किसी तरह का कोई रोक उसके चुनाव लड़ने पर नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हमारे इतिहास में कुछ कमियां रही और पहले या दूसरे चुनाव के दौरान सभी लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए कुछ सीटों को, कुछ सांसद क्षेत्रों को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आरक्षित कर दिया गया, उन पर रिजर्व कर दिया कि पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म, पर्टिकुलर लिंग के लोग ही वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो SC ST हो, BC हो, कोई महिला हो, आदिवासी हो। ऐसी कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया। तो भारत में भी कुछ सीटें आज ऐसी हैं जिनको रिजर्व किया गया है। तो इस तरह से हमारी संसद की कार्रवाई चलती है और इस सारी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान का केंद्रीय तत्व है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।